तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल वांगली फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में लगा हुआ था। अब आगे वैसे ये लाइट इनर रियल्म कल्टीवेटर्स के लिए तो अच्छा था, ये जो फॉर्मेशन बन रहा था जिसमें से लाइट भी चमक रही थी, बट आउटर रियल्म को काफ़ी बुरा लग रहा था। खास करके जो आउटर रियल्म के लोग मरे थे उनके सोल इस व्हील को घुमाने में मदद कर रहे थे, यानी यही उनका पनिशमेंट भी था। और एक और फायदा था कि इनर रियल में जो भी ऑरा चाहिए थी आउटर रियल से वो आते रहती है, ये उस चीज़ को सेपरेट नहीं करता है। इसीलिए जॉस फ्लेम भी कल्टीवेट करना ईजी हो जाता है। और व्हील और तेजी से रोटेट कर रही थी, तो जो आउटर रियल के कल्टीवेटर्स थोड़ा पास में आके देख रहे थे वो भागना शुरू करते हैं और कुछ इस दौरान मारे भी जाते हैं। और उनके ओरिजिन सोल्स फॉर्मेशन में वही स्लेव का काम करने लगते हैं, व्हील को घुमाने में। और वांगलिंग बोलता है कि जिसने भी ये पहले रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन बनाया था उसने सही काम नहीं किया था। मतलब आउटर रियल्म को ज़्यादा स्पेस दिया गया था, इनर रियल्म को कम। तो आज ये नहीं होगा, आज मैं फिर से रीज़न को डिफाइन करूँगा। तो व्हील को ये और एक्सपेंड करता है, मतलब आउटर रियल्म का हिस्सा भी अब अपने में लेने लगता है और 20% से बढ़ा देता है। तो उसमें जो भी आसपास प्लैनेट्स थे आउटर रियल्म के, वो पूरा हिस्सा इनके अंदर आ जाता है, यानी व्हील वहाँ तक एक्सपेंड हो जाता है। और वांगली इतना सब करने के बाद बोलता है कि मैं 3 साल तक गार्ड करूँगा इस एरिया को और इस फॉर्मेशन का पहला स्पिरिट बनूंगा। और इसकी बॉडी फॉर्मेशन के साथ फ्यूज हो जाती है। विल फॉर्मेशन 40% तक एक्सपेंड हो जाता है इसकी वजह से। मतलब इनर रियल्म पहले से 40% ज़्यादा बड़ा हो चुका था। और फिलहाल इसका जो ऑरा था फ्यूज तो हो ही चुका था, और ये एम्पर फर्नेस के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है, गार्डिंग भी शुरू कर देता है। और सॉवरेन ये सब बाहर से देख रहा था और सोच रहा था कि इसके पास दो ही लीगवांग धनुष के बाण चलाने का क्षमता है, मैं गलत नहीं हो सकता। और ये जो 3 लाइफ स्पेल यूज़ कर सकता है उसमें से एक इसका यूज़ हो चुका है, एक वांगलिंग के समय हो चुका था, तो 2 बार तो ये मर चुका है, एक ही बार बचा है। तो इसका यही मकसद था कि 2 बार बस ये वांगलिंग धनुष को चला पाए इन 3 सालों में, ताकि फिर मैं इसे मार पाऊँ। फिर मेरे एक अटैक का भी वो लायक नहीं है। और अभी सोचता है कि मास्टर मायोइन, डेविल मास्टर 9 हेवन, इवन ग्रेट डेजोलेशन यानी पॉइजन मास्टर, ये लोग एंशिएंट टॉम में ट्रैप है, साथ में फोर्थ कॉन्कोबाइन भी। अगर वो चारों बाहर आ जाए तो कुछ हो सकता है। सॉवरेन जा ही रहा था, तभी उसके हाथ में एक जेड था जिसे ये बाहर निकालता है। उसमें अपना डिवाइन सेंस भेजता है और फिर उसे गायब कर देता है। बेसिकली इसने एक ऑर्डर दिया था कि सभी लोग मिल करके ये जो फॉर्मेशन इस बंदे ने बनाया है उसे डिस्ट्रॉय करना है। और इसका एक और मकसद था, ये डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम को भी टारगेट करता है। सीधा उनके माउंट ब्लू पर्वत पे प्रकट होता है, जहाँ पर मतलब इसे एक सैड ट्यून सुनाई देता है और फिर ये बोलता है कि ओल्ड फ्रेंड ब्लू ड्रीम, तुम्हें पता है इन रियल में क्या हुआ। जितर म्यूजिक बज रहा था, फिर धीरे धीरे बंद होता है और फिर मास्टर ब्लू ड्रीम बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। फिर ये बोलता है कि अगर तुम एक अटैक उसका ले लो मेरे लिए, फिर मैं अपने सेलेशियल ब्लड लाइन की कसम खाता हूँ, फिफ्थ जो कंकुबाइन है जिनका सोल तुम्हारी बीबी के अंदर है, उससे मैं बाहर निकाल दूंगा। सॉवरेन श्योर था कि ब्लू ड्रीम मना नहीं करेंगे। फिर यहाँ से चला जाता है और एक अलग स्पेस में प्रकट होता है और बोलता है सेवेंथ कंकोबाइन, तुम बहुत समय से क्लोज डोर कल्टीवेशन में हो और तुम्हारी इंजरी सब शायद रिकवर भी हो चुकी है, तुम्हें एक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा एग्रीमेंट पूरा होगा। फिर ये लेडी का भी आ जाता है कि ठीक है। फिर सॉवरेन यहाँ से भी चला जाता है, मतलब अलग अलग जगह जाता है जिनको जिसको इसे बुलाना था। अब ऐसे जगह पे प्रकट होता है जहाँ पर 9 फ्रैगमेंट्स हवा में तैर रहे थे। एक फॉर्मेशन था और जिसके अंदर सेलेस्टियल ब्लड लाइन नहीं होगा वो अंदर नहीं जा पाएगा। एक फ्रैगमेंट पर खड़ा होता है ये और बोलता है कि डिसाइपल टीचर को ग्रीट करता है। और यहाँ पर जो बाकी 8 फ्रैगमेंट में से 7 फ्रैगमेंट थे वो 7 कलर में चमकते हैं और फाइनली एक 7 कलर की लाइट फ्लैश होती है, एक शैडो प्रकट होता है। और अगर वांगलिंग होता तो इस बंदे को पहचान जाता, क्योंकि ये वही था जो किंग शुई को परेशान कर रहा था, 7 कलर डाओइस्ट। और सॉवरेन इसी को टीचर बुलाता है और बताता है कि यार हम वो बैटल हार चुके हैं और आप ही ने तो वो लिगवांग धनुष इनर रियल में फेंकने को बोला था, अब वो वांगलिंग के पास है और मैं उससे बैटल नहीं कर पा रहा हूँ, आप बताइए क्या करना है। अब डाओइस्ट फाइनली बोलते हैं क्या वो सच में इतना क्रेजी है। सॉवरेन हाँ में सर हिलाता है, बट 7 कलर डाओइस्ट स्माइल करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। और कहीं दूसरी तरफ देखते हैं और एक स्ट्रेंज लाइट इनकी आंखों से निकल रहा था। फिर बोलते हैं कि ठीक है मैं एंशिएंट टॉम तुम्हारे लिए खोल देता हूँ, जो लोग निकालने हैं निकाल लो, अब आगे तुम क्या करोगे वो तुम्हें पता है। गेम लगभग लगभग ख़त्म चला है, तीसरा वाला लंबे समय से छिपा हुआ है, शायद उसे अब बाहर आना चाहिए। और 7 कलर डाविस्ट स्माइल करता है। अब सॉवरेन थोड़ा सा चिंतित हो जाता है और पूछता है कि क्या वांगलिंग तीसरा वाला है। डाविस्ट बोलते हैं कि शायद हो भी सकता है और नहीं भी, मेरे अलावा ओल्गोजान के अलावा और तुम्हारे अलावा कोई भी हो सकता है, और कुछ और को छोड़ दे जैसे इंपीरियल कॉन्कोबाइंस को तो, लेकिन शायद नहीं लगता है मुझे। डाविश जा ही रहे थे तभी सॉवरेन सीरियस टोन में पूछता है
कि आपने बोला था कि मैं अगर आपको टीचर बोलूँगा तो आप मेरी एक बात मानोगे। सबन कलर डाविस समझ जाता है और बोलता है कि जब मैं थर्ड वन को डिवोर कर लूँगा तो ओल्ड घोस्ट जान भी मेरा मैच नहीं होगा। तो तुम्हारे पुराने वाले मास्टर वो मेरे लिए एक टॉनिक की तरह होगा। और फिर ये गायब हो जाता है। समय बीत रहा था। वांगली फॉर्मेशन व्हील जो इसने बनाया था उसके बीच में बैठा हुआ था और नीचे में एम्परर फर्नेस था जिसके अंदर में 2 आर्क एंड वाइट कल्टीवेटर्स भी थे, ओल्ड मैन इन ब्लैक और फिफ्थ कॉन्कुबाइन। थोड़े समय बीतने के बाद यहाँ पर 3 लोग प्रकट होते हैं। तीनों वुमेन थे और वांगलिंग से 10,000 फीट की दूरी पे थी। मतलब वांगलिंग के पीछे साइड से आ रही थी। सबसे पहले जिजी फैंग आ गई थी और ये बोलती है फिर कि मैं आपका डिसाइपल नहीं बनना चाहती, तो मैं बस आपके लाइफ का 1 साल चाहती हूँ। वैसे भी कल्टीवेटर्स कितना जिंदा रहेंगे कुछ पता थोड़ी है, और 1 साल काफ़ी होगा। और ये बोलती है कि आप वैसे भी इनर रियल्म को 3 साल के लिए गार्ड कर रहे हो, तो उसमें का जो 1 साल है वो मेरा। वांगलिंग की आंखें बंद थी। वो कुछ कहता नहीं है। फिर ये बोलती है कि 1 साल बाद मैं चली जाऊंगी और अगर नहीं मरी बैटल वगैरह के बाद तो आराम से कल्टीवेशन में रहूंगी। फिर कोई मतलब नहीं। और फिलहाल ये यहीं पर आके बैठ जाती है। इसे ये तो पता था कि वांगलिंग के दिल में ये नहीं है, और शायद वांगलिंग के लिए ये बस एक मुसाफिर आप कह सकते हो कि रास्ते में मिल गए बस। लेकिन फिर भी ये 1 साल बिताना चाहती थी। वांगलिंग इसकी आंखें बंद थी बट ये बोलता है कि तुम जा सकती हो। बट फिर से जिजी फैंग बोलती कि मुझे बस 1 साल चाहिए। इसकी आंखों में आंसू थे। इससे याद आता है कि इसके टीचर ने भी बोला था कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बट इसने माना नहीं था। और ये खुद बोलती है कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मुझे पता है, लेकिन 1 साल तो दे सकते हो। ये सब मन में सोच रही थी। वांगलिंग देखता है फिर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 1 साल देता हूँ। और वांगलिंग जानता था अगर ये 1 साल का इसे मौका नहीं देगा तो वांगलिंग को भी आगे याद आएगा कि यार मैंने उस लड़की के साथ सही नहीं किया। अब दूरी में मूविंग में और वो लेडी इन पिंक भी थे। वो 10,000 फीट की दूरी पे बैठे रहते। मतलब उनको भी अपना समझता कि हम भी एक 1 साल ले लेंगे। धीरे धीरे पलक झपकते 3 महीने निकल जाते। बट जी फैंग इस दौरान वांगलिंग तो कुछ बोलता नहीं, बट वो काफ़ी सेटिस्फाइड थी। अब इसे पता था कि वांगलिंग को वाइन बहुत पसंद है, तो इसके पास मतलब एक वाइन पॉट भी था। ये वाइन के जिन को काफ़ी नरिश करके लाई थी और वाटर को बॉईल कर रही थी ताकि वाइन थोड़ा गर्म हो जाए। लेकिन एक कोल्ड विंड एंशिएंट स्टार सिस्टम से बहकर इधर आ रहा था जिसकी वजह से ये गर्म नहीं हो पा रहा था। और इस समय आउटर रियल्म के 5 कल्टीवेटर्स इस तरफ बढ़ रहे थे और इनके पीछे में लाख कल्टीवेटर्स भी थे। वांगलिंग तभी बोलता है कि वो आ चुके हैं। इसकी आंखों में एक अलग कोल्डनेस था। यह पहला बैटल था वांगलिंग को मारने के लिए और इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जी फेंग ये सब देखती है और वांगलिंग फाइनली खड़ा होता है एम्परर फर्नेस के ऊपर। इसके सफ़ेद बाल लहरा रहे थे और जी या जी फैंग जो भी बोलो वो वाइन को गर्म करने में लगी रहती है। वांगलिंग बोलता है कि तुम वाइन गर्म करो। जी फैंग काफ़ी खुश हो जाती है, मतलब स्माइल करती है। फिलहाल ये जो 5 कल्टीवेटर आ रहे थे और इनके पीछे जो भी थे लाख या जो भी, वो थोड़ी दूर पे ही रहते क्योंकि इन्हें पता था कि वांगलिंग कितना स्ट्रांग है। बेसिकली ये 1 लाख के आसपास ओरिजिन सोल्स लेकर अटैक करने वाले थे। इनके पास एक डार्क स्टार सिस्टम था उसके थ्रू। और फिलहाल जो पहला बंदा था वो ओल्ड मैन था, उसके पीछे में 4 लोग खड़े होते हैं जो कि मानो अपना पावर उसके अंदर डाल रहे हो। और फिलहाल ये ओल्ड मैन एक टेक्निक यूज कर रहा था ब्लड लाइन कल्टिवेशन का, एक एंसेंट स्पेल हेवन ब्रेकिंग डाउ। वन डाउ एक्सटिंग्विशेस द वॉइड। एक तलवार प्रकट होती है जिसमें ये जो लाख ओरिजिन सोल्स थे वो समाने लगते, और इसकी मदद से ये वांगलिंग के इसेंस विल पर अटैक करता है। वांगलिंग आगे आता है, तलवार को देखता है और कुछ करता नहीं है। तलवार आकर के विल फॉर्मेशन से टकराता है लेकिन डैमेज नहीं होता है, बस हल्का सा रिपल आता है। और इस समय जो आउटर रियल्म के सोल्स थे इस फॉर्मेशन में वो पहिए को और घुमा रहे थे, और जो इनर रियल्म वाले सोल थे जो कि पहिए के ऊपर बैठे हुए थे उन्हें कोड़े बरसा रहे थे ताकि और जल्दी जल्दी घुमाओ। और जब पहिया एक राउंड तेजी से घूमता है तो एक रिबाउंड फोर्स निकलता है जो कि जायंट स्वॉर्ड के अंदर जाता है और तलवार टुकड़े टुकड़े में बदल जाता है। ये जो 1 लाख ओरिजिन सोल्स थे वो भी डिम हो जाते हैं और 5 कल्टीवेटर्स, उनका चेहरा देखने लायक था। फिलहाल ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आता है और ये लाखों कल्टीवेटर्स को एक लाइफ फोर्स में कंडेंस करने को कहता है। और इस समय इसके पीछे वाले 4 भी अपने ब्लड पावर को यूज करते हैं, लेकिन इस दौरान इनकी बॉडी वीक होने लगती है क्योंकि अगर आप अपने लाइफ फोर्स को यूज करोगे तो ऐसा होता ही है। और ये लाखों सोल्स को सैक्रिफाइस कर रहा था इस बार एंशियंट लाइट को बुलाने के लिए। फिलहाल एक ब्लैक होल प्रकट होता है जिसमें से एक लाइट निकलती है जिसे आप एंशियंट लाइट भी कह सकते हो, और वर्टेक्स की तरह पड़ती है। इसकी वजह से जो अपना इसेंस व्हील था वांगलिंग ने जो बनाया था वो थोड़ा स्लो होने लगता है, ऐसा लग रहा था वो रुक जाएगा। इधर सॉवरिन जो कि बहुत दूर था इस बैटल को देख रहा था और ये बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ ये इस बार क्या करता है, क्योंकि मुझे भी इस जो लाइफ फोर्स ये यूज कर रहे हैं मेरे कल्टीवेटर्स पांचों मिलके लाखों सोल से, इसे मैं भी शायद एक बार में कैंसिल ना कर पाऊँ। देखता हूँ क्या ये धनुष निकालता है। वांगलिंग इस ऑरा को शायद पहले भी फील किया था, ये ब्लैक होल वाली ऑरा। शांत था एकदम और बोलता है रियल्म बर्निंग अम्ब्रेला ओपन।
टू बर्न द वर्ल्ड। और इस समय आउटर रियल में ये अम्ब्रेला प्रकट होता है, गोल्डन लाइट को पीछे ढकेलने लगता है फायर की मदद से। और फिर वांगलिंग बोलता है 7 कलर टाउ चेंज द हेवेंस एंड अर्थ। और रेड फायर गोल्डन लाइट के साथ टकराने लगता है। फिर पीछे से ऑरेंज फायर, येलो फायर, ऐसे अलग अलग फायर्स आते हैं। बेसिकली 7 कलर लांस का अटैक था। और इस समय वांगलिंग अम्ब्रेला और 7 कलर लांस को भी यूज कर रहा था। 7 कलर लांस और अम्ब्रेला इसे मैडमैन ने सिखाया था। वांगलिंग इधर पलट जाता है उस अटैक को करने के बाद। वाइन जो कि अब पहले से गर्म हो चुका था पीता है, लेकिन बोलता है अभी भी गर्म नहीं हुआ अच्छे से। और ये बोलता है कि जीजी से थोड़ा और गर्म करो। उधर से आवाज आती है ओके। और वांगलिंग फिर से पलटता है और बोलता है, ये जो आउटर रियल्म के कल्टिवेटर्स थे, कि जिसे भी इनर रियल्म पर आना है अटैक करने, उसे मेरे डेड बॉडी से ही गुजरना पड़ेगा। अब जब ये 7 कलर लांस प्रकट होता है, इसमें से एक पावरफुल ऑरा आ रही थी। और बेसिकली ये मैडमैन का भी स्पेल नहीं था, ये 7 डाउ सेक्ट का स्पेल था, लेकिन मैडमैन ने इसे चुरा लिया था। और वो भाई बहुत टैलेंटेड आदमी है, तो उसने उसे सीख भी लिया था। सॉवरिन भी जब इसे देखता तो उसका एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड था, उसे थोड़ा सा नफरत होता है, क्योंकि इसने देखा था अपने मास्टर को, यानी 7 कलर डाविस्ट को, ये स्पेल यूज करते हुए। ये सोचता है कि यार मैं मास्टर को इतने समय से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेल कभी नहीं सिखाया। अब ये अपने ओरिजिनल मास्टर मैडमैन को कहता है या 7 कलर डाविस्ट को, ये तो कंफर्म नहीं है, बट इतना बोलता है कि मैं आपके लिए बहुत लॉयल था। फिलहाल कोलिजन इतना खतरनाक था कि पूरा केव वर्ल्ड एक तरह से थोड़ा सा हिल जाता है। और फाइनली एंशिएंट लाइट कोलैप्स कर जाती है और 7 कलर लांस भी गायब हो जाता है। और एंशिएंट अम्ब्रेला अभी भी रोटेट कर रहा था, फायर अभी भी फैल रहे थे। वो जो एंशिएंट वॉर्टेक्स बना था जहाँ से वो लाइट निकली थी, एंशिएंट अम्ब्रेला के फायर अब उस पर अटैक कर रहे थे। तो फिलहाल अम्ब्रेला का जो मुंह होता है, छाते का जो टॉप चीज, वो ब्लैक होल को ब्लॉक करने लगता है और इसका फायर वॉर्टेक्स को जलाने लगता है, जो कि ये 1 लाख ओरिजिन सोल्स से बना था। धीरे धीरे वॉर्टेक्स कोलैप्स करने लगता है और ओरिजिन सोल्स भी बिखरने लगते। कुछ तो खत्म भी हो जाते, कुछ ओरिजिन सोल्स बचे रहते। इवन क्योंकि पांचों ये जो थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने भी अपने ओरिजिन सोल्स को यूज किया था, तो फिलहाल इनके ओरिजिन सोल्स इनके बॉडी में वापस आ जाते हैं और ये भी खून के उल्टे करते हैं। इधर वांगलिंग हालांकि स्पिरिट वर्ल्ड के मिड फेज में था, लेकिन 7 कलर लांस और रियल बर्लिंग अम्ब्रेला काफी स्ट्रेस देता है बॉडी पे। इसके भी ओरिजिन सोल से पेन हो रहा था और वांगलिंग फिर भी बोलता है कि फिर से अटैक करो। अब ये लोग भी भाग नहीं सकते थे क्योंकि सॉवरेन काउंसिल से ऑर्डर था, नहीं तो अगर ये वापस भागे तो सॉवरेन इनके पूरे क्लैन को ही खत्म कर देगा। अभी एक और टेक्निक यूज करते हैं, चैरियट बॉम्बार्ड। कुछ रथ जैसे लेकर आए थे जिनसे ये बमबारी करने लगते, और इन्हें ये ट्रेजर्स सॉवरेन काउंसिल के थ्रू मिला था। अब चैरियट का आपको पता ही, उसमें तो इमॉर्टल सोल्स भी, यानी कि बीस्ट वगैरह के सोल्स होते हैं, जैसे जी क्योंग भी था उनमें से एक। अब ये जो चैरियट थे, यानी कि रथ बोलो, ये बहुत सारे कल्टिवेटर्स फेंक रहे थे फॉर्मेशन की तरफ, और ये फॉर्मेशन से टकरा रहे थे, फिर खत्म हो जा रहे थे। लेकिन वांगलिंग को लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है। अब वांगलिंग को ये समझ में आता है कि जब देखो यार कल्टिवेटर्स को उठा उठा के फेंक रहे हैं फॉर्मेशन पे, वो मर तो जा रहे हैं लेकिन वो डेथ हो रहा, फॉर्मेशन पे ही रह जा रहा है। और सबके अंदर वो जो चैरियट का सोल फोर्स है वो भी मौजूद है, तो डेथ हो रहा, एक रून बनाते जा रहे हैं, एक मार्किंग बनाते जा रहे हैं जो भी लोग मर रहे हैं। जैसे कि ये लोग चैरियट से एक ड्रैगन भी फेंक देते, ऐसे करके बहुत सारे बीस्ट फॉर्मेशन से आके और कल्टिवेटर्स टकरा रहे थे। जी क्योंग भी था। और इस समय तो जब ये ड्रैगन हिट करता है तो बहुत सारे जो सोल्स थे, स्लेव वाले सोल्स यानी आउटर हिल वाले, वो कोलैप्स कर जाते हैं जो व्हील को चला रहे थे, और व्हील फॉर्मेशन स्लो होने लगता है। अब वांगलिंग को गुस्सा आता है कि एंशिएंट फियर्स बीस्ट मेरे पास भी है, ये तो तुम्हारे सोल है, मेरे पास तो सर्वाइविंग एंशिएंट फियर्स बीस्ट है। अब वांगलिंग अपने थर्ड आई को टच करता है और एक एंशिएंट ऑरा यहाँ पर फैलने लगता है। और इस समय कौन प्रकट होता है? नीदर बीस्ट, जो कि लंबे समय से प्रकट नहीं हुए थे। अब इसका साइज बताना मुश्किल है, वैसे इसका शैडो ही पूरे एरिया को ढक लेता है और वो बढ़ते जा रहा था। और जो बहुत सारे फियर्स बीस्ट यहाँ पर फॉर्मेशन पर अटैक करते, उनकी फटनी शुरू होती है, मानो इनके अंदर से एकदम सोल लेवल से वो एक डर आ रहा था। तो नीदर बीस्ट प्रकट हो चुकी थी, अब इतनी बड़ी थी कि फॉर्मेशन के बाहर भी इसका आधा शरीर था, और एक कल्टीवेटर से 10 फीट की दूरी पर थी। तो कल्टीवेटर की तो वैसे भी फट जाती जब वो इसे देखता है, वैसे भी वो इंजर्ड था। नीदर बीस्ट भी चौंक जाती, अरे मैं कहाँ पे प्रकट हो गई, और देखती कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स इसे घूर रहे हैं। तो इसका तो वैसे ही था, ये थोड़ी डरपोक थी और ये थोड़ी सी कांप जाती, तो इसके कांपने से भी बहुत सारे लोगों की फट जाती है। वो जो बंदा था मिडिल एज में, वो तो चीखें मारने लगता है, भागने लगता है, और उसके चीख की वजह से निद्रबिष्ट और डर जाती है। पहले कंफ्यूज थी, अब डर चुकी थी, तो फिर से वो जब ये डरती है तो दहाड़ मारती है, बट इसका दहाड़ काफी था। मिडिल एज मैन वो ब्लड वॉमिट करने लगता है, अब ब्लड स्केप यूज करके भागने लगता है। अब इसकी वजह से निद्रबिष्ट एक बार और चीखें मारती है, मतलब बहुत ज्यादा डर चुकी थी। और इस बार का इसका जो चीख था बहुत खतरनाक था, चारों तरफ फैलने लगता है, और जो भी एंशिएंट बीस्ट के सोल अटैक कर रहे थे वो भी भागने लगते हैं इधर उधर। अब वो चीखें मारते हैं तो निद्र बीस्ट और चीखें मारती है। ये लोग काफी डर चुके थे, इवन थर्ड स्टेप कल्टीवेटर और जो बाकी कल्टीवेटर्स थे, क्योंकि इतना बड़ा बीस्ट आज तक किसी ने देखा नहीं था।
बस वांगलिंग को पता था कि नीदरबिस्ट डरी हुई है। इन्हें तो लग रहा था कि वो गुस्से में चीखें मार रही है। इवन नीदरबिस्ट की आंखें सफ़ेद होने लगती हैं, जैसे आप बेहोश होते हो वैसा। अब वांगलिंग बाहर निकलता है, नीदरबिस्ट के ऊपर आके बैठ जाता है। नीदरबिस्ट की बॉडी पहले जैसे हार्ड नहीं थी, अब काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी थी। इस चीज़ पे वांगलिंग थोड़ा सा ध्यान देता है, बट फिलहाल बैटल में बिजी था। अभी अपने विल को इसके अंदर भेजता है कि अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब नीदरबिस्ट थोड़ा सा रिकवर करती है। अब वांगलिंग के कमांड पर हालांकि ये डर रही थी, अपने मुंह को फाड़ती है और फिर सांस लेती है। सांस लेना मतलब अंदर खींच कर डिवोर ही कर लेना। बहुत सारे बीस्ट भाग रहे थे, लेकिन इसके वो जो सांस लेने की क्षमता थी उसकी वजह से अंदर खींचने लगते हैं। हजारों से ज्यादा कल्टीवेटर्स भी अंदर चले आते हैं। अब वांगलिंग फिर इसके मुंडे पर ऐसा हाथ फेरता है कि बस बस बहुत है, क्योंकि वांगलिंग को पता था अगर ये सबको डिवोर कर जाएगी तो फिर इन्हें पचाने के लिए कई हजारों साल या एटलीस्ट 10 साल 20 साल तो सोएगी, क्योंकि अगर ये जगी हुई है तो वांगलिंग के लिए ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर से ये मुंह खोलते, मानो ये जो फियर्स बीस्ट जिसको इसने डिवोर किया था वो टेस्टी नहीं थे। फिलहाल वांगलिंग से कमांड देता कि वापस लौट जाओ। फिलहाल वो जो लाखों सोल से वो लोग तो डिस्ट्रॉय हो ही चुके थे। उनके पास एक और ट्रम्प कार्ड था। वो था एक बड़ा सा स्टोन टेबलेट जिस पर 9 कॉफिन्स थे, और इस समय इन 9 कॉफिन्स पर 9 औराज प्रकट हो रही थी। और फाइनली ये जो कॉफिन्स थे ये खुलने लगते। कोई एंशियंट एम्परर थे जो कि पहले एंशियंट स्टार सिस्टम को गार्ड करते थे। उनकी बॉडी को 9 भागों में बांटा गया था, और ये पांचों कल्टिवेटर्स नील डाउन होते और बोलते हैं कि आज हम आपके इमॉर्टल सोल को बुलाते हैं ताकि आप इस बंदे को मार दो और फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। और अपने इसेंस ब्लड को ये यूज करते हैं। बाकी भी जो कल्टिवेटर्स थे वो भी यूज करते हैं अपने अपने ब्लड को। और इस समय ये ऑरा नॉर्मल नहीं थी। ये जो 9 बॉडीज थी इसमें एंशियंट गॉड की भी हो रहा थी, एंशियंट डीमन की भी, डेविल्स की भी हो रहा थी। ये ऑरा कहीं ना कहीं येमो से रिलेटेड थी। वांगलिंग भी अब सीरियस हो जाता है इस ऑरा को फील करके, और उन नवो कॉफिन्स की तरफ ये ध्यान से देखता है। इसे लगा नहीं था कि आउटर रिल्म के पास कुछ ऐसा भी सीक्रेट होगा। वांगलिंग सोचता है यार ये लेफ्ट आई तो नहीं है, लेकिन ऑरा काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर ये लेफ्ट आई नहीं है तो ये क्या चीज है? तो कॉफिन एक्सपेंड करता है पहला वाला, उसमें से एक हाथ दिखाई देता है जो कि लाल बालों से ढका हुआ था। इंसान का हाथ था या बीस्ट का वो भी नहीं पता चल रहा था। फिर ऐसे ही दूसरे से राइट आर्म प्रकट होता है, फिर 2 पैर प्रकट होते अलग अलग कॉफिन से, एक में धड़ था। ऐसा करके ये कनेक्ट होने लगते हैं। पहले पूरा बॉडी कनेक्ट हो जाता है, फिर नवा कॉफिन फटता है जिसमें से सर निकलता है और वो भी आके जुड़ जाता है। वांगलिंग देख रहा था, बट इस बंदे के थर्ड आई पर 2 आंखें थी, 2 स्टार्स थे। ये एंशियंट गॉड स्टार्स थे, लेकिन काफी अलग थे। जो वांगलिंग के पास है उससे स्टार्स कम, ये ब्लड के जैसे ज्यादा दिख रहे थे, 2 बूंद ब्लड के समान। फाइनली बॉडी कनेक्ट हो चुका था, तो ये बंदा आंखें खोलता है, और जब ये आंखें खोलता तो ऑरा बहुत खतरनाक थी। अब इसके लेफ्ट आई में 3 एंशियंट डीमन स्टार्स चमक रहे थे, राइट आई में 3 डेविल स्टार्स। वांगलिंग भी सोचता यार ये है कौन, कभी इसने इसके बारे में सुना नहीं था। अब ये येमो का लेफ्ट आई भी नहीं था, लेकिन ऑरा बहुत स्ट्रांग थी। इतनी भी नहीं थी कि येमो के लेफ्ट आई को मैच कर ले, लेकिन इसकी ऑरा प्योर थी, एकदम रियल एंशियंट ऑरा। जैसे वांगलिंग की अपनी ऑरा है, लेकिन वो येमो की ऑरा नहीं, क्योंकि वांगलिंग का वो अपना ऑरा हो चुका है इनहेरिटेंस के थ्रू। लेकिन ये बंदा येमो की ऑरा दे रहा था। सॉवरिन दूर से जो चीजें देख रहा था उससे पुराने दिन याद आता कि ये और 7 कलर डाविश ने मिलकर बहुत सारे एंशिएंट क्लैन के मेंबर्स को मार के ये ऑरा इकट्ठा किया था। नॉर्मली इस ट्रेजर को ये निकालते नहीं है, इसका मकसद यही था कि वांगलिंग अपने एरोज को यूज कर ले, बस इसीलिए। और ये बोलता है ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी शायद ये काफी होगा। अब इसी दौरान हमें ऑल हेवन दिखाया जाता है, एक ऐसा जगह जहां पर कोई प्लेनेट नहीं था। आसपास बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स थे जो आंखों से तो दिखाई नहीं देंगे। एक पार्टिकल के अंदर, डस्ट पार्टिकल जो आप आंखों से नहीं देख सकते हो, उसके अंदर एक अलग दुनिया थी जो कि बर्फ की दुनिया थी। मतलब एक दुनिया समझ लो चावल का दाना से भी छोटे में, पूरी एक दुनिया थी, एक अलग स्पेस था। और पूरी दुनिया मानो आइस में ढका हुआ था। यहाँ पर प्लेनेट डोंगलिंग था, जहाँ पर एंशियंट फैमिली रहती थी, ऑल हेवन वाली। यहाँ पर एक फीमेल एंशियंट गॉड थी। बैटल कितना भी फैल चुका था, इस जगह को कोई फर्क नहीं पड़ा था, और ये लोग छिप के भी रह सकते थे। लेकिन इस फ्रोजन वर्ल्ड में यहाँ पर एक ऑल्टर था माउंटेन के टॉप पर, और एक ब्यूटीफुल वुमेन को ऊपर में बैठे हुए दिखाया जाता है, जिसके 7 एंशियंट गॉड स्टार्स रोटेट कर रहे थे। और यह आंखें खोलती है और दूर देखती है और बोलती है कि मैंने अभी जस्ट अपने फादर की ब्लड लाइन ऑरा फील किया। अभी अपने राइट हैंड से थर्ड आई को टच करती है, इसके 7 स्टार्स रोटेट करने लगते, फिर धीरे धीरे ब्लर होने लगते, फिर ये 7 स्टार्स फ्यूज होने लगते हैं और एक ब्लडी मार्क बनाने लगते हैं जो डेमोनिक रेड कलर का चमक रहा था। फिलहाल फॉर्मेशन के बाहर ये जो मिडिल एज मैन बना था ये वांगलिंग की तरफ देखता है और दहाड़ मारता है, राइट हैंड को आगे बढ़ाता है, एक सील बनाता है, फिर अपने चेस्ट पर टच करता है। मतलब बैटल इंटेंट दिखा रहा था। वांगलिंग इस मार्क को पहचान लेता है, ये एंशियंट क्लैन का बैटल मार्क है। तो वांगलिंग की आंखों में भी बैटल इंटेंट आता है, क्योंकि इनहेरिटेंस में इसने इस मार्क को देखा था। ये 3 एंशियंट क्लैन में एग्जिस्ट करते हैं, या सीधा बोलूं तो एंशियंट कंट्रीज का मार्क है। इसे बैटल मार्क कहा जाता है।
और ये तब होता है जब एंशियंट वंस एक दूसरे से बैटल करते हैं, और ये लाइफ और डेथ बैटल के जैसा होता है। और अगर आप इस बैटल मार्क को भी देखकर बैटल नहीं करना चाहोगे तो आप वर्दी नहीं हो एंशियंट वन कहलाने के। मतलब सीधा सीधा कि ये मार्क दिखा तो बैटल करना है आपको। हाँ, लेकिन अगर बहुत डिफरेंस हो कल्टीवेशन में तो आप अवॉइड कर सकते हो। यानी कोई जानबूझ करके कि वो एंशियंट गॉड मान लो 9 स्टार्स पे है और आप 2 स्टार पे हो, बैटल करना चाहिए, तो वो सही नहीं है। अब ये मिडिल एज में वांगलिंग का डिसीजन का वेट कर रहा था। वांगलिंग देखता है और ये भी अपने बैटल मार्क को शो करता है चेस्ट पर। अब इस समय मिडिल एज मैन आगे बढ़ता है। इसके 10,000 फीट की बॉडी थी, सीधा आगे बढ़ता है। वांगलिंग भी आगे बढ़ता है, इसकी बॉडी भी 10 फीट से 100 फीट, 1000 फीट, 10,000 फीट हो जाती है। और वांगलिंग अब एंशिएंट स्टार सिस्टम में आ चुका था और ये बोलता है तुम्हें बैटल करना है ना, ठीक है फिर। वांगलिंग वैसे भी हार नहीं मानता है। वांगलिंग जानता था कि इस एंशिएंट ऑरा से अगर ये हासिल कर पाया तो इसका 8वां स्टार पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसका बस एक शैडो बना है। और एंशिएंट वंस का मेन फोकस रहता है बॉडी से। स्पेल्स यूज करते हैं ये लोग, बट मेन फोकस बॉडी से ही अटैक करते हैं। तो पंचेस के अटैक्स शुरू हो जाते हैं और एक अलग ही बैटल शुरू हो चुका था। जीजी फैंग जो कि फॉर्मेशन के अंदर थी वो देख रही थी और अब मुंडी नीचे कर ली थी ताकि वांगलिंग डिस्ट्रैक्ट ना हो, और वाइन को गर्म कर रही थी। ऐसा पता था कि वांगलिंग बैटल लूज तो नहीं करेगा। अब दोनों के पंचेस टकराते हैं, मिडिल एजमैन को पीछे हटना पड़ता है। हल्का सा ब्लड भी आता है। वांगलिंग का भी सेम हाल था और कुछ कदम पीछे जाता है ये भी। और ये डिफरेंस है, हालांकि वांगलिंग शायद स्पेल्स के मामले में से स्ट्रांग होगा, लेकिन एंशिएंट वन पावर क्योंकि बॉडीज का ही बैटल होता है तो शायद ये सिमिलर थे। वांगलिंग का बैटल इंटेंट और ज़्यादा फियर्स हो जाता है। दोनों फिर से चार्ज करते हैं। 9 बार एक दूसरे पर अटैक कर चुके थे और जब जब इनके मुक्के टकराते थे स्पेस में एक अलग ही रिपल होता था। मतलब शॉकवेव खतरनाक फैलता था। इवन जो व्हील फॉर्मेशन था उस पर भी इम्पैक्ट जा रहा था। वांगलिंग ब्लड वॉमिट करता है। इसे ऐसा लग रहा था कि 9 प्लैनेट्स लगातार इस पर किसी ने फेंक दिए हो। ये खुद को रोकता है। बैटल इंटेंट और स्ट्रांग हो जाता है। मिडिल एज मैन का भी सेम हाल था। अब जब दोनों के पंचेस फिर से टकराते तो एक ब्लड की बूंद वांगलिंग पर गिरती है। ये वांगलिंग का नहीं था, मिडिल एज मैन का था। वांगलिंग इस ब्लड को हल्का सा चख के देखता है, इसे कुछ फील होता है और फिर से अटैक पे लग जाता है। अब जब वांगलिंग अटैक करता है तो मिडिल एज मैन एक एंशिएंट गॉड का शैडो प्रकट होता है जो बहुत बड़ा था, आर्मर से ढका हुआ था, 8 स्टार्स थे। और वांगलिंग पर वो एंशिएंट गॉड फिंगर अटैक यूज करता है। लेकिन वांगलिंग के डबल फिस्ट अटैक इस एंशिएंट गॉड जो कि इल्यूजनरी था, सोल फॉर्म में बोल लो या बस इल्यूजन बोल लो, उससे टकराते हैं। वांगलिंग पीछे आके गिरता है। ज़्यादा मतलब नहीं बट थोड़ा सा, और ब्लड फिर से बाहर आता है। बट वो इल्यूजनरी गॉड फिंगर अटैक कोलैप्स कर जाता है और गॉड को ये 2 भागों में बांट देता है। और तो एंशिएंट गॉड शैडो गायब हो जाता है। फिर से ये मिडिल एज मैन पर चार्ज करता है। मिडिल एज मैन एक फिंगर अटैक करता है। वांगलिंग का फिस्ट अटैक इससे टकराता है और इस बंदे की जो उंगली थी वो शैटर कर जाती है। खून चारों तरफ फैल जाता है भाई, क्योंकि एक फिंगर अटैक आपके और वांगलिंग के फिस्ट अटैक के सामने थोड़ी रुक सकता था। तो वांगलिंग का जो मुक्का था इसके चेस्ट से टकराता है। हालांकि बंदा ब्लड वॉमिट करता है बट फिर से खड़ा हो जाता है। फिर से एक मुक्का मारता है वांगलिंग पे। वांगलिंग भी थोड़ा पीछे जाके गिरता है। ब्लड फिर से ये भी थोड़ा सा निकालता है। ऐसे अटैक्स होते अगर निर्वाणा वॉइड को पड़ जाने एक मुक्का तो वो निपट जाए। इवन स्पिरिट वॉइड भी सीरियसली इंजर्ड हो जाए। आर्केन वॉइड को भी अच्छा खासा पावर यूज करना पड़ेगा ऐसे अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए। वांगलिंग इंजरीज को इग्नोर करता है और बोलता है किलिंग। और जैसे ही बोलता है मानो ये डीमन गॉड के समान था। मिडिल एज मैन जो कि पीछे हट रहा था उसका एक्सप्रेशन बदलता है, लेकिन वो अपने लेफ्ट आई को एक्टिवेट करता है और बोलता है एंशिएंट डीमन डिवोर द हेवेंस। अब इसके जो 3 एंशिएंट गॉड स्टार्स थे वो 3 बूंद ब्लड में बदलते हैं और एक बड़ा सा डीमन एंशिएंट डीमन का शैडो बनता है जिसके 9 स्टार्स थे। और ये वांगलिंग को डिवोर करने को देखता है। इसके राइट आइज से एंशिएंट डेविल निकलता है तीनों स्टार्स से, मतलब 3 खून की बूंदें और प्योर डेविलिश हो रही थी। और जब एंशिएंट डेविल प्रकट होता है तो वर्ल्ड का कलर ही चेंज होने लगता है। और ये इतना ही नहीं रुकता, इसके जो 2 स्टार्स थे एंशिएंट गॉड पर जो 2 खून की बूंदें थी वो भी बाहर निकलती और एक एंशिएंट गॉड का शैडो बनता है। ये पहले से काफी गुस्से वाला एंशिएंट गॉड स्टार्स था। और ये रुकता नहीं, उसके बाद बोलता है फादर एंशिएंट वन फ्रॉम एंशिएंट शैडो, और एक बड़ा सा शैडो प्रकट होता है। वांगलिंग इसे पहचानता था, ये था एंशिएंट ऑर्डर या एंशिएंट वन येमो का। मतलब बाकी जो शैडोज बने थे अलग अलग गॉड के, डेविल के और डीमन के, वो ठीक थे भाई, बट येमो जो था वो साइज में ही अलग दिख रहा था, मानो ये सभी बच्चे हों। और फिर ये बंदा एक सीलिंग टेक्निक यूज कर रहा था और बोलता है कि मैं येमो का बच्चा हूँ। तुमने मेरे फादर के इनहेरिटेंस को हासिल किया है, वो इनहेरिटेंस मैं वापस लूंगा। और इस समय चारों जो शैडोज थे यानी एंशिएंट ऑर्डर येमो और बाकी 3 वो वांगलिंग पर चार्ज करते हैं। बट वांगलिंग जानता था कि येमो का कोई बच्चा नहीं था। जब वो मरा था तो उसके 3000 खून की बूंदें 3 एंशिएंट क्लैन में यहाँ पर बट गई थी, मतलब हजार हजार के हिसाब से। उन 3000 बूंदों में जो 9 बूंदें थी वो उसकी सेंस ब्लड थी जो कि बहुत पावरफुल थी। और शायद तो उन्हीं 9 खून की बूंदों में से
जो सॉवरिन ने कलेक्ट किया होगा उससे बने होंगे। वांगलिंग का कैलकुलेशन सही था। हालांकि इसके पास 9 बूंदें नहीं थी, ये 8 बूंदें थी, आप भी देख सकते हो। लेफ्ट में 3, राइट में 3 और एंशियंट गॉड पे 2। तो वांगलिंग भी अब सोचता है ये ब्लड मिल जाएगा तो इसका पावर बढ़ेगा ही, और इसका ये शायद कैलकुलेशन सही ही था। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो वांगलिंग के एंशियंट गॉड, एंशियंट डीमन और एंशियंट डेविल स्टार्स रोटेट करना शुरू करते हैं और पावर फ्यूज होने लगता है। एंशियंट ऑरा इसके पीछे प्रकट होती है और इसके पीछे भी एक एंशियंट हेड बनता है जिसका लेफ्ट आई नहीं था। वांगलिंग जानता था कि अगर इन बूंदों को एब्जॉर्ब कर लिया तो एंशियंट गॉड का 8 स्टार तो बन ही जाएगा। एंशियंट डेमन और एंशियंट डेविल के भी स्टार्स के नंबर्स बढ़ेंगे, यानी कि जब ये दूसरी बार एंशियंट टॉम में जाएगा तो फुल इनहेरिटेंस हासिल कर पाएगा। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।